एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मोदी जी की ये सभा अनोखी है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा एक साथ 3 राज्यों में कई स्थलों पर कई देशवासियों से जुड़ेंगे मोदी जी, उन्हें संबोधित करेंगे। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में मोदी जी की इन 3D सभाओं के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। मोदी जी आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। आज से पहले 1 महीने में मोदी जी ऐसी 11 3D सभाओं द्वारा लगभग 1250 से भी अधिक स्थलों तक लाखों देशवासियों तक पहुंचे, उनसे जुड़े। आज ये 12वीं 3D सभा है मोदी जी की। इन दिनों मोदी जी पूरे देश भ्रमण कर भारत विजय रैलियों द्वारा करोड़ों देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं और आज तक के चुनाव प्रचारों में विशाल पैमाने के जनसंपर्क में एक सीमा चिन्ह प्रस्थापित कर अद्भुत जन समर्थन उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन जहां दूर दराज के इलाकों में वे नहीं पहुंच पाए हैं, वहां उन्होंने ये 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए। यही तो निरालापन है मोदी जी की सोच, उनके नेतृत्व और कार्यशैली का। इस चुनाव में मोदी जी ने जनसंपर्क, जन शिक्षण और प्रचार के नए आयाम प्रस्थापित किए हैं। अनेक भारत विजय रैलियों, 3D सभाओं, चाय पे चर्चा, इंटरनेट, वेबसाइट, ट्विटर, ब्लॉग। वे चाहते थे कि हर एक देशवासी से मिले और मोदी जी तो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। करोड़ों देशवासियों से जुड़ने के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी का उत्तम महत्तम उपयोग किया। जरा सोचिए, जिन्होंने अपने देशवासियों से जुड़ने के लिए इतना कुछ सोचा, इतनी जहमत उठाई, वो देशवासियों के विकास के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे? कितना कुछ नया नहीं सोच रखा होगा उन्होंने। टेक्नोलॉजी आधारित उनके सफल सुशासन के चर्चे चारों ओर है। 3D टेक्नोलॉजी तो बेमिसाल है ही, पर आपसे दिल से जुड़ने का मोदी जी का संकल्प, उनका विचार, उनका इरादा कहीं ज्यादा उम्दा है। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए आमंत्रित करें, जोरदार तालियों से इनका सौगंध स्वागत मुझे करें। इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? नए पंख हैं, नई उड़ान, नई दिशा में नए साहस हैं जिनकी पहचान। नहीं ऐसी कोई ताकत जो अब रोक सके इनके प्रयाण। निश्चय कर चुका देश, अब इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी,
जो कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखते हैं, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में पलटकर विकास के नए आयाम प्रस्थापित करने का एक इनका अपना समर्थ ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वोट बैंक की नहीं विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर सर्वपंथ समभाव के साथ सबका विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए सर्वसम्मिलित विकास के लिए नए विचार, नए सुझाव लेकर आए हैं, जो बदले की नहीं बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ आपके भाषण के लिए। बारह तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है। 9 चरण चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल है, लेकिन अब 12 तारीख को पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश आपके मतदान से ये चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा। आज मैं 100 से अधिक स्थानों पर इन 3 राज्यों में अलग अलग नगरों के मतदाताओं के साथ मुझे बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। अगर 3D के हिसाब से देखें, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तो ये मेरा 12वां राउंड है। मैंने ऐसे 12 राउंड किए हैं और करीब 1300 से अधिक, मोर देन 1300 देश के छोटे मोटे प्रमुख नगरों में आप सब मतदाताओं के आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये टेक्नोलॉजी की मदद थी कि किसी की मदद के बिना मैं सीधा आपके पास पहुंच पाया, कोई लाग लपेट के बिना, कोई डायवर्जन डाइल्यूजन के बिना। मुझे जो कहना था वो सीधा मैं आपको पहुंचा पाया, वरना भिन्न भिन्न माध्यमों से आता तो पता नहीं बीच में कितनी कैची चलती, कितनी काट छांट होती। मैं बोलता एक, बताया दूसरा जाता, पता नहीं क्या होता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तानी के नाते और दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के नाते, लोकतंत्र के नाते, हम इस बात का गर्व ले सकते हैं कि भारत, जो कि एक प्रकार से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में माना जाता है, विकसित देश नहीं माना जाता है, विकासमान देश माना जाता है, वो देश इतना बड़ा अजूबा करके दे दे। यहां के नौजवान टेक्नोलॉजी के इतना भरपूर उपयोग कर सके। इस चुनाव का ये एक स्वर्णिम पृष्ठ माना जाएगा। मैं नहीं जानता हूं ये मोदी ने किया या भाजपा ने किया, इसलिए जी भर करके कोई उसकी तारीफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये हकीकत कोई भी हिंदुस्तानी गर्व ले सकता है। और चुनाव लोक शिक्षा का कार्यक्रम होता है। मुझे अपनी बात लेकर के लोगों तक पहुंचना ये मेरी जिम्मेवारी होती है। जो भी माध्यम से मैं पहुंच सकूं, पहुंचना चाहिए।
और मुझे खुशी है कि मैं आप सबके बीच पहुंचने का कोई अवसर मैंने जाने नहीं दिया है। मुझे आज आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं सीधा उत्तर प्रदेश से यहां आ रहा था, थोड़ा मुझे विलंब हो गया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं। कल चुनाव का आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। कल भी मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, 5 रैलियों को संबोधित करूंगा। निरंतर इस काम को मैं करता रहा हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव की ओर मैं देखूं तो एक बात मुझे कहनी होगी कि देश का सत्ता दल कांग्रेस एवं यूपीए, उन्होंने इस चुनाव को मजाक बना दिया। नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड रहा, या तो बौखलाहट से भरा रहा। देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की उन्होंने हिम्मत नहीं जताई। डे 1 से पूरे चुनाव अभियान को सांप्रदायिक रंग में रंगने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने और उनकी मदद करने वाले कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास ने, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप ने कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से और मुझे जो राष्ट्रभक्ति के संस्कार मिले हैं उसके कारण, और भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में ये भारत मां का भला हो, ये जो सपने पड़े हैं, उसके कारण हमने हमारी धारा बनाई रखी। विकास के मुद्दों पर हम लड़ते रहे, सुशासन के मुद्दों पर हम लड़ते रहे। और कांग्रेस की हालत यह हुई कि उनको ध्यान में आया कि हर बार सांप्रदायिक रंग रंग करके लाभ उठा लेते हैं। इस बार जितना वो सोचते हैं उतना उनको फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वे भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं, देश की चर्चा नहीं, यूपीए के कामों की सिद्धि की चर्चा नहीं, गुजरात पर टूट पड़े। चुनाव गुजरात का नहीं था, देश जानता था। लेकिन उनको लगा कि अब कुछ नहीं तो चलो गुजरात पर, और ऐसे झूठे, ऐसे अनाप शनाप अनगनत आरोप लगाए जिसका कोई न सिर है, न पैर है, न वजूद है। मीडिया में छाए रहने के लिए वो रास्ता अपनाया। वो भी जनता के गले उतार नहीं पाए। तो मेरे जीवन पर कीचड़ उछालना शुरू किया। बचपन से आज तक के मेरे जीवन को, यहां तक मोदी बचपन में चाय बेचता था, पहले उसका उपहास किया, मजाक उड़ाई, बाद में उसका अपमान किया, फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में मोदी का ये गरीब परिवार से आना, मजदूरी करके जिंदगी बिताने वाला जीवन, ये जन जन में इतना व्याप्त हो गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब नया सगुफा छोड़ने की नौबत आई। तो उन्होंने रिसर्च लगाई, दिल्ली से ढेर सारे पत्रकारों को भेजा, इंटेलेक्चुअल को भेजा, मेरे गांव भेजा, सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू किया, पूछा क्या सचमुच में मोदी चाय बेचता था, क्या सचमुच में मोदी की यहां दुकान थी। और सब दूर से एक ही जवाब आया, फिर वो निहत्थे हो गए।
फिर उनकी ताकत नहीं रही कि अब क्या करें। पहले लगता था मोदी झूठ बोल रहा है, चाय नहीं बेचता था, लेकिन ये तो सिद्ध हो गया। फिर मेरी मां को भी नहीं छोड़ा, उसे भी घसीटा। कांग्रेस के मित्रों, पराजय तो आते हैं जाते हैं, क्या अपने परिवार जन जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, आपने इतना नीचा गए आप लोग। ईश्वर की कृपा है कि असह्य पीड़ा मैंने झेली है। 2 महीनों में आपने मुझ पर जो गंदा हमला किया है, मुझ पर जो जुल्म किया है, उसको मैंने झेला है और झेल पाया हूं ये कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद के कारण। मेरे सामने जो देशवासी बैठे हैं ना, उनके आशीर्वाद के कारण आपका जुल्म में झेल पाया हूं। आपने आखिर में जो मेरा रास्ता नहीं है, जिस रास्ते पर चलने के लिए मैंने घर नहीं छोड़ा था, मेरा तो सपना रहा है, अगर मेरी मां है तो मेरी भारत माता है, मेरा परिवार है तो 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। न जात है, न पात है, न ऊंच है, न नीच है। ये संस्कार लेकर के मैं चला हूं और जीवन भर उसको जिया हूं। आपने इस हद तक नीचे गए, जात को लेकर के मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या सत्ता हाथ से चली जा रही है तो आप इतने निम्न स्तर पे जा रहे हो? भाइयों बहनों, जो निर्णय कांग्रेस की सरकार ने किए 1994 में किए और हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग समाजों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों का अध्ययन करके अलग अलग कमीशन उनको पिछड़ी जाति के रूप में समावेश करते गए हैं। और मैं तो ऐसी जाति से आता हूं जिसकी कोई जनसंख्या भी नहीं है, 0.5% भी उसका वोट नहीं है, लेकिन अब आपको मोदी को गाली दो, मोदी को फांसी पर चढ़ा दो, मोदी को जितना नुकसान किया और ज्यादा कर लो, लेकिन उस पूरी छोटी सी बेचारी गरीब जाति, उन पर टूट पड़े आप। कहां जा रहे हो आप लोग कांग्रेस के मित्रों, कहां जा रहे हो? और झूठ की कोई सीमा होती है और आपको लगता है बेरोक टोक कुछ बिके हुए न्यूज ट्रेडर्स आपकी बात को चलाते रखेंगे, इसलिए आपका झूठ सच हो जाएगा। सारी सीमाएं आपने लांघ दी है और मैडम सोनिया जी हमें तहजीब सिखा रही है। चौकीदार चौकी करता है, लेकिन एक चौकीदार है चोरी करता है। ये भाषा का प्रयोग किया आपने। मेरे देश की तहजीब क्या है, मेरे देश के गरीब से गरीब आदमी की तहजीब क्या है, मैडम सोनिया जी सुनना है आपको? कान खोल करके सुन लो मां बेटे। मेरे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनका व्यवसाय जेलों में जाकर के टिफिन पहुंचाने का है। गुनहगारों के घर से टिफिन लेते हैं और जाकर के टिफिन पहुंचाते हैं। उनका पूरा जीवन या तो गुनहगारों से संबंधित होता है या गुनहगारों के परिवारों से संबंधित होता है। लेकिन ये गरीब लोग जो साइकिल पर 50-50, 100-100 टिफिन लेके जाते हैं, कितने ही भूखे क्यों न हो,
उस कैदी का, उस गिनेगार की टिफिन में से कभी एक चपाती निकाल करके खाते नहीं है। ये मेरे देश के गरीब से गरीब इंसान की तहजीब है। और आप सत्ता पर, सिंहासन पर बैठे हुए लोग, खेल कूद के मैदान से, सीडब्ल्यूजी के गेम से, टॉयलेट पेपर में से रुपये मार लिए आप लोगों ने। कोयले में से रुपया खाओ, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में से रुपये खाओ, 2G में से रुपये खाओ। तहजीब तो जेल के अंदर टिफिन पहुंचाने वाला वो गरीब आदमी की साइकिल पर पसीना बहा रहा है, भूखा है, टिफिन में से सुगंध आ रही है, लेकिन रोटी को हाथ नहीं लगाता है। वो तहजीब मेरे देश की तहजीब है। आप हमें तहजीब सिखाने निकली हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी अमेठी के हारने से परेशान नजर आ रही है। अमेठी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकती है। अमेठी ने फैसला कर लिया है, इतने सालों का जो जुल्म सहा है ना, उसको जवाब देने का फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक जन आंदोलन बन गया है। लोग कहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए, टीवी मीडिया में बैठे हुए लोग, कि फटीकनेस आया है, थकान आई है, चुनाव के जान नहीं रही। ये आप लोग खुद को मूर्ख बना रहे हो। जो इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को कहते हो ना, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके चुनावी चर्चा करते हो ना। मैं आज चुनाव का एक दिन पूर्व रैलियां करके आया हूं बिहार में और उत्तर प्रदेश में। चमड़ी चीर दे ऐसी धूप में मैं लाखों लोगों का उमंग और उत्साह देखा है। ये दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में फटीकनेस आया होगा, हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में फटीकनेस नहीं है। और अगर फटीकनेस होता तो आखिरी 8वें दौर के अंदर भी इतना भारी मतदान नहीं होता। लेकिन जो दुनिया से कटे हुए हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, किसी की भक्ति में लीन है, वो अपने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं और देश को गुमराह करने का अपना कारोबार करके रोजी रोटी कमाते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं विश्व के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से, विद्वज्जनों से आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान के इस चुनाव को अध्ययन कीजिए। क्या कारण है ऐसी चमचमाती धूप में लाखों लोग लोकतंत्र के लिए इस जन आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। दुनिया को स्वीकार करना होगा, भले हम गरीब होंगे, भले हम अनपढ़ होंगे, भले हम पिछड़े होंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों के रगों में लोकतंत्र उनके जहन में है। लोकतंत्र उनके जहन में है, उनका डीएनए है लोकतंत्र। और ये विश्व के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव करने जैसी घटना है। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को 100 सलाम। भारत के 125 करोड़ देशवासियों की लोकतंत्र के प्रति, श्रद्धा के प्रति हमारा शत नमन करता हूं मैं। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी ने सारी मर्यादाएं तोड़ करके ऊंच नीच की राजनीति की चर्चा प्रारंभ की है, छुआछूत की राजनीति की चर्चा प्रारंभ की है। मैडम सोनिया जी, आप मोदी के मुंह में अंगुली डालने की कोशिश मत करो। मैं अपनी मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं विकास और सुशासन के मुद्दे पर हिंदुस्तान की जनता का विश्वास जीतने के लिए एड़ी चोटी का मैंने जोर लगाया है। लेकिन अब आखिरी दिन में आप ये नया विषय लेकर के आए, नीच सोच का। मैं जरा पूछना चाहता हूं मैडम, क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार मिले, ये बात कहना नीच सोच है? अगर वो नीच सोच है तो मोदी को वो नीच सोच मंजूर है। हिंदुस्तान के किसानों को खेत में पानी मिले, हिंदुस्तान का किसान जो मेहनत करता है उसके लिए उसको पूरी मेहनत का पैसा मिले,
ये सोच रखना, ये सोच अगर नीच सोच है, वो नीच सोच नरेंद्र मोदी को मंजूर है। मैडम सोनिया जी, निर्भया जैसे कांड न हो, बहन बेटियों के पर बलात्कार न हो, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, ये सोच अगर नीच सोच है तो नरेंद्र मोदी को वो नीच सोच भी मंजूर है। मैडम सोनिया जी, मेरे लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, मेरे देश के जवानों का सर पाकिस्तान काट के ले गया है। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का मंत्र फिर से जिंदा करना, ये अगर नीची सोच है, मुझे वो नीच सोच भी मंजूर है। मैडम सोनिया जी, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पाठशाला मिले, अगर ये सोच नीच सोच है तो मुझे वो नीच सोच मंजूर है। बड़े बुजुर्गों को सम्मान से बूढ़ापा बिताने का अवसर मिले, बीमार हो तो आवश्यक सारी दवाइयां, अस्पताल उपलब्ध हो, ये अगर नीची सोच है तो मुझे वो नीच सोच मंजूर है। इतना ही नहीं, आपने नीच राजनीति की इतनी चर्चा कर दी। कौन छुआछूत की राजनीति करता है? मैं जरा आपसे हिसाब मांगता हूं मैडम सोनिया जी। आपकी केरल में एक सरकार चल रही है, केरल की आपकी सरकार के एक मंत्री एक आध साल पहले मुझे मिलने आए थे। वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर के गुजरात में क्या हो रहा है विकास का, उसका अध्ययन कर रहे थे। वो इसका अध्ययन कर रहे थे तो मुझे मिलने आए, मेरे साथ फोटो खिंचाई, केरल के अखबार में फोटो छप गई। आपको जान करके हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, ये छुआछूत की राजनीति, ये ऊंच नीच की राजनीति करने वाले किस लेवल पे जाते हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने उस मंत्री का जवाब मांगा, तुम गुजरात क्यों गए थे, मोदी से क्यों मिले थे, क्या मिलना जरूरी था, क्या लोकतंत्र, क्या यही उसका रूप है क्या छुआछूत की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति किसने की? इतना ही नहीं, ये लेफ्टिस्ट लोग, साम्यवादी लोग कहते एक है, करता दूसरे हैं। उनका एक मुस्लिम एमपी, कम्युनिस्ट पार्टी का केरल का एक मुसलमान एमपी, उसने एक दिन बयान दिया 2 साल पहले। उसने कहा कि केरल का अगर विकास करना है तो गुजरात के मॉडल पर ही काम करना पड़ेगा, तभी केरल का विकास होगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी बुद्धिमानी और रैशनल मानने वाले लोगों ने एक अपने एमपी को पार्टी से इसलिए निकाल दिया कि उसने गुजरात विकास मॉडल की तारीफ की थी। क्या ये लोकतंत्र का टॉलरेंस है? क्या ये ऊंच नीच की राजनीति नहीं है? क्या ये छुआछूत की राजनीति है कि नहीं है? इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर, पूरा हिंदुस्तान लता जी का नाम देते ही गौरव अनुभव करता है। पुणे के कार्यक्रम में लता दीदी ने कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, ऐसी गाज गिरी उन पर कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उनका भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र के छुआछूत कौन करता है? नीच राजनीति का नमूना क्या होता है? ऊंच नीच की राजनीति क्या होती है? क्या इससे और कोई उदाहरण की जरूरत है? इतना ही नहीं, मुंबई में समुद्र के अंदर सीलिंग ब्रिज बना, अमिताभ बच्चन जी को अधिकृत रूप से सरकार ने निमंत्रित किया था।
लेकिन चूंकि किसी ने हल्ला उठा दिया कि अमिताभ बच्चन गुजरात सरकार के टूरिज्म के एम्बेसडर है, इसलिए कांग्रेस की सरकार के कार्यक्रम में उनको निमंत्रण नहीं होना चाहिए। दिया हुआ निमंत्रण कैंसिल कर दिया गया। एक ही गुना वे गुजरात के साथ जुड़े थे और कांग्रेस की वहां सरकार थी। क्या ये छुआछूत की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति कौन कर रहा है मैडम सोनिया जी? इससे भी आगे मैं बताता हूं, आपके खुद के परिवार की बात बताता हूं। आप राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा है। राजीव गांधी फाउंडेशन, उसका जो आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। कहां अच्छा हो रहा है, कहां बुरा हो रहा है, उसका लेखा जोखा निकालते हैं और उसमें से जो अच्छा काम होता है उनको अवार्ड देते हैं। मैडम सोनिया जी, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की आप अध्यक्षा हो, उसके आपके टॉप 3 इकोनॉमिस्ट ने 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली और उसमें कहा हिंदुस्तान में गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का बेस्ट मॉडल कोई है तो गुजरात है। आपकी छुआछूत की राजनीति, आपकी खुद की, सुन लीजिए मैडम सोनिया जी, कान खोल के सुन लीजिए, आपकी खुद की नीच सोच का परिणाम देखिए, छुआछूत की सोच का परिणाम देखिए, ऊंच नीच की सोच का परिणाम देखिए। आपने जस्ट उन इकोनॉमिस्ट का गुना यह था, वे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल थे, उनका गिना यह था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में उन्होंने ये निकाला कि गुजरात मॉडल बेस्ट मॉडल है। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। ये कौन सी सोच है? क्या ये ऊंच नीच की सोच नहीं है? ये तरीके हैं आपके, और आप हमें समझा रही हो। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी धरातल पे अपनी ताकत खो चुकी है, अपना सामर्थ्य खो चुकी है। न मुद्दों की चर्चा करने का हौसला रहा है, न जनता को जीतने के दिल में अब कोई उनके अंदर कोई यानी इरादा भी खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, न्यूज ट्रेडरों की मदद से एक सुबह गुब्बारा छोड़ देना, यही कारोबार चला है। भाइयों बहनों, 3D सभा का ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। 2014 के चुनाव में 3D के माध्यम से आपसे बात करने का ये मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला। 1300 से अधिक स्थान पर मुझे बात करने का अवसर मिला। कल शाम 6 बजे मेरा चुनाव अभियान का पूरा समापन हो जाएगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का अवसर मिला, समाज के हर तबके के लोगों से बात करने का अवसर मिला, हर इलाके के सुख दुख को अपनी आंखों से देखने को मिला, अपने कान से सुनने को मिला। एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत परिक्रमा की थी और भारत परिक्रमा ने स्वामी विवेकानंद जी को एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना के साथ अंतर्मन की चेतना को जगाने का इस भारत माँ की यात्रा में से ताकत मिली थी। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान आने के बाद, अफ्रीका से वापस आने के बाद रेल के डिब्बे में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था, भारत का साक्षात्कार किया था। भारत को समझने जानने के लिए महात्मा गांधी भी कहते हैं कि वो यात्रा उनके लिए बहुत लाभकारी हुई थी। श्रीमान अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि जब पहली बार वो रामेश्वरम थे, इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन में अनेक पहनावे वाले लोग, अनेक भाषा वाले लोग
अनेक खान पान का हिंदुस्तान देखा। पहली बार उनको ये भारत विशाल का साक्षात्कार हुआ था। भाइयों बहनों, मेरा तो सद्भाग्य रहा है, मैं 40 साल तक भ्रमण करता रहा हूं, परिव्राजक की तरह घूमता रहा हूं, हिंदुस्तान के सैकड़ों जिलों में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन इस बार एक नई जिम्मेवारी के साथ गया था, इसलिए चीजों को देखने का मेरा तौर तरीका भी बदल गया था। चीजों को समझने की मेरी उत्कंठा बढ़ गई थी। एक प्रकार से चुनाव अभियान का चुनाव अभियान हुआ, साथ साथ मेरा प्रशिक्षण भी हुआ। जनता जनार्दन के साक्षात्कार का मुझे अवसर मिला। जन मन की बातों को आत्मसात करने का मुझे सौभाग्य मिला। उस अर्थ में भी मेरे लिए चुनाव अभियान राजनीति से भी काफी ऊपर है। ये तू मैं वाली दुनिया वाला इंसान मैं नहीं हूं, उससे भी परे एक दुनिया होती है जिस दुनिया से मैं जुड़ा हुआ हूं, और वही तो मेरी ताकत है। और उससे मैं कह सकता हूं, मुझे भारत के जन मन को आत्मसात करने का ये मेरा 7-8 महीने का अनुष्ठान था। जैसे हम नवरात्रि में 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, मैं 15 सितंबर से अनुष्ठान को कर रहा हूं। 15 सितंबर से अनुष्ठान को मैंने किया है, और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपनी भारत मां को, मैंने मेरे 125 करोड़ बांधवों को, परिवारजनों को निकट से जाने में, पाने में एक आध्यात्मिक अनुभूति की है। मैंने एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की है। मैं जानता हूं चुनाव के इस गर्मी में मेरी इस भावनाओं को समझना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए पता नहीं इस मेरे वाक्यों का भी कल कहीं किसी पटरी पर चढ़ा देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, 12 तारीख को मतदान है, भारी मतदान होना चाहिए। अगले जितने राउंड हुए उससे 9वां राउंड और तेज होना चाहिए। और मैं देख रहा हूं, मेरे सामने उमंग उत्साह मुझे देख रहा है। ये गोशी के लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। गोशी के लोग बहुत बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हो। जरा भारत माता की जय बोल करके जरा नारा लगाओ, मैं देखूं। इधर मुझे देवरिया दिखता है। ये देवरिया के लोग बड़े आराम से बैठे हैं, जैसे बगीचे में बड़ा मजा कर रहे हैं। जरा देवरिया के लोग हाथ ऊपर करके जरा भारत माता की जय करो। ये बिहार में मुझे वैशाली दिख रहा है। वैशाली के मेरे भाइयों, जरा हाथ ऊपर करके जोरों से भारत माता की जय जयकार करिए। ये मुझे फुलवरिया दिख रहा है, बिहार का फुलवारिया। जरा जरा हाथ ऊपर करके जरा भारत माता की जय करो भैया, मैं देखूं। इधर मुझे महाराजगंज दिख रहा है, यूपी का महाराजगंज। हाँ, बराबर भारत माता की जय बुलाओ, हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बुलाओ। यहां मुझे सिवान भी दिख रहा है, बिहार का। सिवान के लोग भी जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जयकार करो जरा। कुछ लोग तो सीधे कहीं मजदूरी के काम से ही सीधे पहुंचे हो, ऐसा लग रहा है। क्या प्यार दिखा रहे हो आप लोग, मुझे अच्छा लग रहा है। ये मुझे बांसगांव दिख रहा है, यहाँ यूपी का। उधर गोशी दिख रहा है। गोशी का तो उत्साह ही कुछ और है, बड़ा जबरदस्त उत्साह दिख रहा है भैया। मुझे पूर्वी चंपारण नजर आ गया। पूर्वी चंपारण तो कुर्सी टेबल लगा करके बैठे लगता है शायद। पूर्वी चंपारण में भी भारी उमंग उत्साह मुझे नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप सब भारत माता का जय जयकार करो एक साथ। सभी लोग मुट्ठी बंद करके, सभी 100 से अधिक स्थानों पर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से भारत मां का जयकारा बुलाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, 12 तारीख को मतदान है, 16 तारीख को मतगणना है। नतीजे तो पक्के हो चुके हैं, बस आप आखिरी मोहर लगा दीजिए। आप एक मोहर और लगा दीजिए। और कल 12 तारीख को तो मेरे लिए भी सीधा सीधा चुनाव है। मैं काशी से चुनाव लड़ रहा हूं भाइयों, और कल मैं काशी में था।
क्या काशी ने कमाल कर दी भैया, बनारस ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। क्योंकि मुझे तो हेलीपैड से उतर करके मुझे सिर्फ जाना था, हमारी पार्टी के दफ्तर पर, कार्यालय जाना था, तो 10 मिनट का रास्ता था। लेकिन लोग इतने आ गए, मुझे पहुंचने में 3.5-4 कलाक लग गए। मैंने देखा था बेचारे पुलिस वालों का दम उखड़ गया था, इतनी मेहनत पड़ी उनको कल, बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया। लेकिन ऐसा प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मेरे काशी के मतदाताओं को, काशी लोकसभा के क्षेत्र के मतदाताओं को भी मैं आग्रह करता हूं कि संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान हो, हमें कभी कोई दाग नहीं लगना चाहिए, और मतदान भारी हो, लोकतंत्र का गौरव बढ़ाने वाला मतदान बनारस करें इस बार। भाइयों बहनों, भारत जब जगत गुरु था ना, तब हमारा बनारस राष्ट्रगुरु हुआ करता था। क्या फिर से मेरा बनारस राष्ट्रगुरु नहीं बन सकता है? बन सकता है भाइयों, हम सब मिलकर के बना सकते हैं। और उसकी शुरुआत शांतिपूर्ण मतदान से करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान से करें, हंसी खुशी गंगा जमुनी की जो तहजीब है ना, उसको बरकरार रखते हुए करें। मतदान करें तो ऐसे लगे कि भारत रत्न पंडित बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ये मूड हो, एक उत्सव हो, उत्सव और उमंग का माहौल हो, उस माहौल में आप करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। और कल पश्चिम बंगाल, भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और आज तो देखिए, हम कहते थे ना अच्छे दिन आने वाले हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में तो शुरुआत हो गई। शारदा चिटफंड में जो गरीबों के पैसे गए थे, सैकड़ों करोड़ रुपए गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन गरीबों को न्याय दिलाने वाला जजमेंट दिया है। और तभी तो मैं कहता हूं मेरे बंगाल के भाइयों, अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है। शारदा चिटफंड में जो आपकी लूट चली थी, कोई कितना ही रोकने की कोशिश करें, लेकिन कभी तो गरीब की आवाज सुनाई देती है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में गरीब की आवाज सुनाई दी है। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से दोबारा कहता हूं, 12 तारीख का चुनाव महत्वपूर्ण है। यहां ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कानून, नियम, मर्यादाओं में विश्वास नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की कसौटी ये है कि पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, सिर्फ 40-42 सीटों का चुनाव है। क्या देश में से सेंट्रल फोर्स मूव नहीं कर सकते आप? राज्य की पुलिसों के ऊपर उनको लगा करके निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, एक भी रिगिंग की घटना के बिना क्या आप मतदान कराने का बिड़ा नहीं उठा सकते हो? इलेक्शन कमीशन आप एम्पायर हो, करके दिखाओ। 12 तारीख शाम को मैं खुल करके आपकी तारीफ करने के लिए मैदान में आऊंगा। करके दिखाओ। लोगों के मन में चिंता है। आज मैं शिवान गया था, एक ही बात थी, जो लोग जेलों में बंद हैं, लोग वहां भयभीत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप बड़ी गंभीरता से इस विषय को लीजिए। चुनाव शांतिपूर्ण हो, गुंडागिर्दी न हो, दबंग लोगों के हाथ में खेल न चला जाए। मैंने आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के लिए कहा था, और भी स्थानों के लिए मैंने कहा था, लेकिन आपने वहां के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं किया। आज मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप कानून व्यवस्था बनाने के लिए जितनी अधिक मात्रा में सेंट्रल फोर्सेस लगा सकते हैं लगाइए। वीडियो रिकॉर्डिंग का तगड़ा इंतजाम कीजिए। लोगों को विश्वास दिलाइए
कि इन जो 40-42 स्थानों पर चुनाव बाकी हैं, इसमें कोई भी गलती दोहराई नहीं जाएगी और किसी को भी शक करने का कारण नहीं है। और आपकी भी पूरी ताकत लगा करके 80 से ऊपर मतदान ले जाइए ना, करिए ना कुछ। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं आपका उमंग और उत्साह। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। 3D का मेरा ये अभियान यहां पूर्ण हो रहा है। कल शाम को उत्तर प्रदेश में एक्चुअल मेरा चुनाव अभियान समाप्त होगा। मैं फिर एक बार सारे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, भारी मतदान के लिए अभिनंदन करता हूं। इतनी चमचमाती धूप में लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए पब्लिक में आकर के राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के विचार सुनने के लिए आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आइए, लोकतंत्र अमर रहे। लोकतंत्र ही भारत के भाग्य की भव्य दिव्य यात्रा का बहुत बड़ी मिसाल है। उसी को लेकर के हम चले। मैं फिर एक बार आज 3D के आखिरी कार्यक्रम में सभी 3D के दर्शकों को और उसको काम करने वाली सारी मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 125 करोड़ देशवासियों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के प्रतीक बन चुके हैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस 3D टेक्नोलॉजी से सीधे आपसे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में पधारे। आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं